तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बीच हुई ब्रिक्स की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने की ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता। कहा, भविष्य में ब्रिक्स को बनाएंगे और उपयोगी, व्यापार की दिक्कतों को करेंगे दूर। एक बार फिर 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बोले, दर्शन को आया, राजनीति पर नहीं बोलूंगा। लद्दाख जाने का भी है कार्यक्रम। अगस्त में भी जम्मू पहुंचे थे राहुल। देश में 6 राज्यसभा सीटों पर 4 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होंगे उपचुनाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। आईआईटी मद्रास देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर। शेयर बाजार में आई तेजी। 55 अंकों की तेजी के साथ 58,305 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 16 अंकों की तेजी, 17,369 पर पहुंचा निफ्टी। से करनाल के मिनी सचिवालय को किसानों ने घेर रखा है। वैसे किसानों ने सरकार को ये राहत जरूर दे दी है कि वो सचिवालय के कामकाज में कोई रुकावट नहीं डालेंगे और न ही सचिवालय के अंदर दाखिल होने की कोशिश ही करेंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार के अधिकारी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई हल निकलते नहीं दिख रहा है। किसान पहले करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा, जिनका ट्रांसफर हो चुका है, उनकी बर्खास्ती के साथ उन पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। बाद में सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसानों ने थोड़ा नरम रुख दिखाते हुए एसडीएम को सस्पेंड करने और 28 अगस्त को किसानों के ऊपर हुए बल प्रयोग के मामले में जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार इस पर भी तैयार नहीं हुई। इसके बाद से ही किसानों ने 7 सितंबर से करनाल के मिनी सचिवालय पर डेरा डाल रखा है। दरअसल 28 अगस्त को बीजेपी का एक कार्यक्रम करनाल में आयोजित हुआ था। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। दूसरी ओर किसानों ने पहले ही तय कर रखा था कि वो बीजेपी के कार्यक्रम को किसी हाल में नहीं होने देंगे, और जब किसान कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इस घटना का एक वीडियो भी बाद में वायरल हुआ, जिसमें करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा किसानों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद से ही किसान गुस्से में है। किसानों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई के कारण ही किसान सुशील काजल की जान चली गई, इसीलिए सरकार को सुशील के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उनके एक परिजन को नौकरी भी दी जाए, साथ ही एसडीएम पर कार्रवाई की जाए। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार जांच को तैयार है, लेकिन किसी के कहने से हम किसी भी अधिकारी को सजा नहीं देंगे। हम निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं और करनाल एपिसोड की जांच हुई तो अधिकारी, किसान या किसान नेता जो भी दोषी हुए उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। विज ने कहा कि किसानों की जो मांगे जायज हैं, सरकार उसे मानेगी, लेकिन किसान जो मांग कर रहे हैं उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। ये नारा तब से बीजेपी और संघ समर्थक संगठनों की ओर से लगाया जा रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया था। अयोध्या को लेकर लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जो मंदिर के पक्ष में गया। अयोध्या विवाद हल होते ही भगवाधारी संगठनों की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद को हवा देना शुरू कर दिया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विवादित स्थान पर एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन करेगी। कोर्ट का फैसला बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही थी, क्योंकि इस बहाने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। लेकिन जिला कोर्ट के फैसले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस प्रकाश की पीठ ने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एएसआई सर्वे के सहारे बीजेपी काशी विश्वनाथ मंदिर को यूपी विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में थी। यूपी में 2022 की शुरुआत में चुनाव होना है और सभी दलों ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं।
प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसीलिए बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां दलित वोट बैंक में समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी सेंधमारी की तैयारी में है, तो वही हिंदू वोटर्स पर कांग्रेस नजरें गड़ाए बैठी है। यहां तक कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए ओवैसी भी मैदान में उतर गए हैं। इसीलिए बीजेपी को हार का डर सता रहा है और वो ओवैसी को रोकने की जुगत में लग गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बाराबंकी में सभा करने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। वहीं प्रशासन के आदेश के बाद पार्टी का कहना है कि हमने कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी है। अगर अनुमति नहीं देंगे तो किसी निजी स्थान पर कार्यक्रम होगा। हालांकि प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 50 कार्यकर्ताओं से ही मिलने की अनुमति दी है। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना को देखते हुए ओवैसी के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो केस दर्ज किया जाएगा। इस इनकार के पीछे भले ही प्रशासन महामारी को बहाना बना रहा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि यूपी में बीजेपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ओवैसी के इस ऐलान ने बीजेपी को परेशान कर दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक सकता है। यूपी में फिलहाल 19% मुस्लिम है। अब देखना होगा कि वो किसके पक्ष में जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार क्या वामपंथी राजनीति से अलग होने वाले हैं? क्या कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर आरजेडी में, या वो CPM में ही रहेंगे? ये सवाल अचानक सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कन्हैया कुमार की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हुई मुलाकातों के बाद से ही दावा किया जा रहा है कि कन्हैया अपनी आगे की राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस की यूनिट भी कन्हैया को कांग्रेस में शामिल किए जाने के पक्ष में है। ऐसे में अब फैसला कन्हैया को ही लेना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी का जमीन पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को जमीन पर हराने के लिए युवा नेताओं की जरूरत है, जिनका अपना आधार भी मजबूत हो। कन्हैया कुमार PK की हर योजना में फिट भी दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही कन्हैया की मुलाकात राहुल गांधी के साथ हो सकती है, जिसके बाद उनके कांग्रेस में आने का ऐलान हो सकता है। कन्हैया कुमार भी इस समय नया राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। पार्टी नेताओं से उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। हैदराबाद में हुई CPI की एक बैठक में तो अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पास किया गया था। इसके बाद कन्हैया ने CPI मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार जरूर किया, लेकिन पार्टी के अंदर वो उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। उनकी ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार के सहारे कांग्रेस को बिहार और केंद्र दोनों ही जगह बड़ा फायदा हो सकता है। बिहार में मजबूत युवा नेतृत्व की तलाश पूरी होगी तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाला मजबूत नेता भी कांग्रेस को मिल जाएगा। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों शमशेरगंज, जंगीपुर और भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव हैं, जिसके लिए TMC विधानसभा चुनाव के बाद से गुहार लगा रही थी, क्योंकि ममता नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हारी थी। इसीलिए उन्हें CM बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और CM ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ममता के खिलाफ एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल को उतार सकती है। अब बीजेपी जिस प्रियंका टिब्रेवाल को कैंडिडेट बनाने जा रही है, वो पहले भी विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रियंका एंटली से पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन तृणमूल के आगे वो टिक नहीं पाई थी और तृणमूल ने उन्हें 58,257 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। इससे पहले भी प्रियंका को बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम इलेक्शन में वार्ड नंबर 58 से कैंडिडेट बनाया था। तब उन्हें TMC के स्वप्न सम्मादार ने हरा दिया था। यानी साफ देखा जा सकता है कि प्रियंका ममता बनर्जी के सामने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। प्रियंका ने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता है, फिर भी प्रियंका को CM जैसे मजबूत कैंडिडेट के सामने उतारना इस तरफ इशारा करता है कि पार्टी पहले से ही जानती है कि ममता का जीतना तय है। इसलिए कैंडिडेट खड़ा करके वो सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती है।
जबकि बीजेपी के पास कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ममता का मुकाबला नहीं कर सकता और चुनाव में हारकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। अब बीजेपी के इस कदम से ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने सीएम ममता की जीत पहले ही कबूल कर ली है और अपनी हार। इसमें उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ जहां दूसरी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी पार्टी में चल रही कलह को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पार्टी को अपनी सरकार बचानी है और वो किसी भी तरह अगले विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ने सत्ता की डगर बेहद मुश्किल कर दी है। इसे लेकर चिंतित पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार देवभूमि का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के आंतरिक मामलों को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में 6 महीने में ही 3 सीएम देख लिए। नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत नहीं दे रही है। इस बीच सरकार और राजभवन के बीच लड़ाई की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। चुनाव 4 महीने दूर हैं और ऐसे में नए सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के बीच शुरू हुई लड़ाई से बीजेपी को नुकसान होते हुए दिखाई देने भी लगा था। कुछ दिन पहले बेबी रानी मौर्य जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली, तभी उन्हें संकेत दे दिया गया था कि अब उनके इस्तीफे का समय आ गया है। राजभवन और सरकार के बीच विवाद की शुरुआत राज्य विश्वविद्यालयों के अम्ब्रेला एक्ट को लेकर हुई। विधानसभा से 2 बार पास हो चुके इस बिल पर राजभवन मोहर नहीं लगा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 नियुक्तियों का मामला सामने आने पर राज्यपाल ने सरकार से बिना राय लिए सीधे जांच के आदेश दे दिए। पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी प्रकट की। पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल देकर इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब राजभवन और सरकार में सुलह नहीं हुई तो राज्यपाल को इस्तीफे के संकेत दे दिए गए, क्योंकि पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ही सरकार को नाराज नहीं करना चाहती। लेट होना एक आम बात है और अब तक इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक अब ट्रेन लेट होने का उचित कारण नहीं बता पाने पर रेलवे को यात्रियों को मुआवजा देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि अगर रेलवे ट्रेन लेट होने की वजह और यह बताने में सफल नहीं होता है कि वजह उसके नियंत्रण से बाहर है, तो वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने रेलवे की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत आयोग के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल ट्रेन लेट होने से एक व्यक्ति की फ्लाइट छूट गई, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ और उसने रेलवे के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। अब व्यक्ति की शिकायत पर फोरम ने रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही इस फैसले को राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी सही ठहराया। इसके बाद रेलवे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और वहां पर भी रेलवे के खिलाफ आदेश आया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेन की देरी के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का समय है। अगर सार्वजनिक परिवहन को निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो उन्हें व्यवस्था और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। यात्री रेलवे प्रशासन की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की तरफ से पेश की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया और आम जनता के हक में फैसला सुनाया है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर